एक सेकेंड। हेलो। अरे वो कूलर ऑन था ना, इसको सुनाई नहीं दे रहा था। सॉरी।
Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Screen भी दिख रही है आपको properly? Is the screen visible? Great. चलिए तो आज बढ़ते हैं आगे। फिर अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, पाइथन की प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस कर ली थी और बहुत हल्की सी पाइथन की हिस्ट्री डिस्कस की थी, है ना। अब आज डिटेल में बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन के वर्जन्स के बारे में, पाइथन के कितने फ्लेवर्स मार्केट में हैं और पाइथन के प्रोग्राम को किस तरीके से करा जाता है एग्जीक्यूट। ये सब होने के बाद फाइनली अपन बात करेंगे अपने सिस्टम पे आप पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपके मशीन पे चीजें सही ढंग से काम कर रही हैं। राइट, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं एजेंडा से। आज क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या क्या डिस्कस होगा। तो फर्स्ट थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पाइथन की होगी वर्जन हिस्ट्री। पाइथन कब बनी, एग्जैक्टली कब लॉन्च हुई, किसने बनाई वो तो आपको पता ही है। किसने बनाई? हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन लैंग्वेज? आप थे लास्ट लेक्चर में तो जल्दी बताइए। मिस्टर गीडो वैन रॉसन, ही इज नोन एज द डेवलपर और क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। देन बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में, पाइथन के मार्केट में दो दो वर्जन है, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था तो बहुत बढ़िया है, बट अगर कभी पता लगे तो आपको डाउट ना हो पाइथन के वर्जन्स को लेकर, उसके बारे में एक डिस्कशन होगा। व्हाट इज पाइथन 2 एंड व्हाट इज पाइथन 3। देन पाइथन के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन। ऑफ कोर्स ये वर्ड भी आपके लिए बड़ा नया सा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हम बात करेंगे। फिर अपने सिस्टम पे पाइथन कैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फाइनली चेक कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम पे चीजें सही ढंग से पाइथन के लिए काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथन की वर्जन हिस्ट्री। ये है आपके सामने पाइथन की वर्जन हिस्ट्री का पूरा पूरा चार्ट। जैसा कि चार्ट आपको बता रहा है, पाइथन लॉन्च हुई थी, एग्जैक्ट लॉन्चिंग डेट इसकी है February 20th 1991। इसे आप पाइथन की बर्थडे भी मान सकते हैं। दिस इज द डे व्हेन द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन वाज कमर्शियली मेड अवेलेबल। और पाइथन का फर्स्ट वर्जन 1.0 नहीं था, पाइथन का फर्स्ट वर्जन 0.9.0 के नाम से था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया पाइथन के नए वर्जन आते गए, पाइथन 1, पाइथन 2 एंड सो ऑन। और अभी जो करंट लेटेस्ट वर्जन है, जो आपके बैच के स्टार्ट होने के कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है, वो 13 मई को लॉन्च हुआ है। स्लाइड में बिल्कुल लास्ट में आप देखिए, एंड द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.83 वर्जन। As of now, as of today, this is the current latest version of Python, which has been made available in the market on May 13th 2020। ठीक है, आप ध्यान से इस पूरे चार्ट को आप देखिए और मुझे बताइए इसमें कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीब सा, कुछ फिशी सा आपको नजर आ रहा है? कुछ अनयूजुअल सी बात आपको नजर आ रही है? एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से इस पूरी टाइमलाइन को फॉलो करें तो एक चीज थोड़ी अजीब आपको दिखेगी कि पाइथन 3.0 के बाद लॉन्च की गई है पाइथन 2.7। नॉट दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पाइथन 3 के बाद पाइथन 2.7 को डिजाइन करा गया। तो जवाब सुनिए, इसका जवाब ये है कि जब पाइथन 3 लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? 2008 में। उससे पहले जितनी भी कंपनीज थी, ऑब्वियस सी बात है वो पाइथन 2 को यूज करती थी। ओके, और इन कंपनीज ने अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पाइथन 2 पे डिजाइन करे हुए थे। जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इनके यहाँ चलते थे, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके यहाँ चलते थे, 2008 तक जो इन्होंने बना रखे थे वो पाइथन 2 पे काम करते थे। अब ये जो पाइथन 3 लॉन्च हुई थी 2008 में, इसके साथ एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पाइथन में अपने आप में प्रॉब्लम नहीं थी, वर्जन्स को लेकर प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो पाइथन 3 है ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? बैकवर्ड कंपैटिबल ना होना।
बताइए जल्दी से, बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आपने पाइथन 2 में कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो पाइथन 3 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। पाइथन 3 पाइथन 2 के बहुत सारे फीचर्स को या तो हटा चुकी है या अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें बदल चुकी है। तो सोचिए, अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट पाइथन 2 पे चल रहा है और मार्केट में पाइथन 3 लॉन्च हो रही है, तो कंपनी को अपना पूरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा रीडिजाइन। कंपनी को अपने पूरे प्रोजेक्ट को रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोड उन्होंने लिखा है वो पाइथन 2 पे तो चलेगा बट पाइथन 3 उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, इन्होंने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। पीएसएफ कौन, जल्दी बताइए, पीएसएफ कौन? वेरी गुड, पीएसएफ स्टैंड्स फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो इन सारी कंपनीज ने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी कि पीएसएफ पाइथन 2 का सपोर्ट बंद ना करे, पाइथन 2 को सपोर्ट करती रहे, ताकि कंपनीज को थोड़ा समय मिल जाए अपने प्रोजेक्ट्स को पाइथन 2 से पाइथन 3 पे माइग्रेट करवाने के लिए, कंपनीज को थोड़ा टाइम मिल जाए। तो पीएसएफ ने कंपनीज की बात मानी, लेकिन दो शर्तों के साथ मानी। पीएसएफ ने कंपनीज की बात मानी, लेकिन दो शर्तों के साथ मानी। शर्त नंबर एक, उन्होंने कहा कि वो पाइथन 2.7 के बाद कभी भी पाइथन 2 का कोई अगला वर्जन लॉन्च नहीं करेंगे। पाइथन 2.7 के बाद वो कभी भी पाइथन 2.8 2.9 नहीं लाएंगे। तो पाइथन 2 सीरीज का जो आखिरी वर्जन पीएसएफ की तरफ से आया, वो आया पाइथन 2.7 विच वाज लॉन्च इन द ईयर 2010। और 2010 से लेकर पीएसएफ ने 10 साल का समय दिया, 10 साल का समय दिया कंपनीज को कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को पाइथन 3 पे माइग्रेट कर लें। और उन्होंने बोला 31 दिसंबर 2019 की रात को 12 बजे, मतलब कि 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2 का ऑफिशियली सपोर्ट खत्म हो जाएगा। पाइथन 2 का ऑफिशियली सपोर्ट खत्म हो जाएगा। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है आप बताइए? 28 मई 2020। मतलब आज से 5 से 6 महीने पहले तकरीबन पाइथन 2 का सपोर्ट पीएसएफ की तरफ से बिल्कुल बंद करा जा चुका है। तो जैसे ही 1 जनवरी 2020 आई, पीएसएफ ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और आज मार्केट में पाइथन का एक ही ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल है, एंड दैट ऑफिशियल वर्जन इज कॉल्ड एज पाइथन 3। दैट ऑफिशियल वर्जन इज कॉल्ड एज पाइथन 3। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बिगनर को नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सी पाइथन पढ़नी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको पाइथन 3 पढ़नी चाहिए। मार्केट में पाइथन 2 अभी भी है। ऑफिशियल सपोर्ट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि पाइथन 2 मार्केट से हट गई है। जैसे आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 का ऑफिशियल सपोर्ट बंद कर दिया है। आपने सुनी है बात? इसका ये मतलब नहीं है कि विंडोज 7 बंद हो गई है। इसका सिंपल ये मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब विंडोज 7 पे ट्रबल शूटिंग नहीं की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज 7 को अपनी तरफ से ऑफिशियली सपोर्ट देना बंद कर देगी। वैसा ही पीएसएफ ने करा है कि वो पाइथन 2 को अपनी तरफ से ना अपग्रेड करेंगे, ना पाइथन 2 के लिए कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे। जितनी भी कंपनीज हैं वो फिर अपनी रिस्क पे पाइथन 2 पे काम करें। उन्हें अगर पीएसएफ का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें माइग्रेट कर जाना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक पाइथन के वर्जन 3 पे। और जितने भी नए वर्जन आएंगे अब वो 3 से आगे के आएंगे। इसलिए आप नोटिस कर रहे हैं जो अभी करंट लेटेस्ट आपको मार्केट में मिल रहा है, दैट इज पाइथन 3.8.3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई दोनों वर्जन की कहानी? राइट? और आज से कुछ टाइम पहले तक इनकी साइट पे बकायदा पाइथन 2 को बीतने में कितना समय है वो क्लॉक भी थी। तो मैं आपको वो साइट भी दिखाता हूं जिस साइट पे जाकर ये पता लगता था कि पाइथन 2 के रिटायर होने में अब कितना समय बाकी है। अब तो खैर कोई मतलब नहीं है, अगर उस साइट को हम खोल के देखेंगे भी तो अब पाइथन 2 रिटायर हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को जो सीखना है पाइथन का वर्जन, वो सीखना है पाइथन का वर्जन 3.0। राइट? आया समझ में? हुआ क्लियर? हाँ, मेरे पास विंडोज 7 है, राइट, तो मुझे ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ओके, हम पाइथन 3.8.3 लेंगे वृष्टि, हम तो नया वर्जन ही लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हम इंस्टॉल करेंगे वो तो नया वर्जन ही होना चाहिए। ओके, चले आगे। ठीक है, चलिए अब एज अ प्रोग्रामर आप कैसे पहचानेंगे कि जो कोड आपको दिख रहा है ये पाइथन 2 का कोड है कि पाइथन 3 का कोड है? कैसे पहली बार में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैं आपको कुछ मेजर चेंजेस बताता हूं जो पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर आए।
सबसे पहला मेजर चेंज प्रिंट स्टेटमेंट में आया। पाइथन 2 में आप नोटिस करिए प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस नहीं है, दिख रहा है आपको? ये पाइथन 2 का प्रिंट करने का तरीका है। प्रिंट का मतलब समझ रहे होंगे, प्रिंट का मतलब है स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना। ये वही काम कर रहा है पाइथन में जो सी अगर आपने पढ़ी है तो वहां प्रिंट एफ करता है, ओके। लेकिन पाइथन 3 ने प्रिंट को चेंज कर दिया, और गौर करिए पाइथन 3 ने प्रिंट के साथ लगा दिए पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं पाइथन 3 में व्हाट इज प्रिंट, तो आप मुझे बोलेंगे इन पाइथन 3 प्रिंट इज अ फंक्शन। और अगर मैं बोलता हूं पाइथन 2 में प्रिंट क्या है, तो पाइथन 2 में प्रिंट वाज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। पाइथन 2 में स्टेटमेंट था और पाइथन 3 के अंदर ये बन गया फंक्शन। तब आप सोचिए आपका प्रिंट करने तक का कोड पाइथन 2 से 3 पे आएगा तो नहीं चलेगा, आपको हर प्रिंट के साथ लगाने पड़ेंगे पैरेंथेसिस। आई बात समझ में मेरी? क्लियर हुआ? दूसरा डिफरेंस जो पाइथन 2 और 3 के बीच में आपको दिखेगा, पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते थे तो आंसर भी इंटीजर आता था। पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर भी इंटीजर मिलता है। इसलिए आप नोटिस करिए 5/2 का रिजल्ट मैथमेटिकली 2.5 होता है, लेकिन बिल्कुल सी की तरह पाइथन 2 भी हमको देती थी यहां पर इंटीजर। यानी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। दैट मीन्स बताइए पाइथन 2 के अंदर अगर मैं 10/4 करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर 2 मिलेगा, जबकि मैथमेटिकली इसको होना चाहिए था 2.5। लेकिन पाइथन 3 ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा और पाइथन 3 ने बिल्कुल मैथमेटिकली अपने बिहेवियर को बदला, और बकायदा पाइथन 3 में अगर आप 10/4 या 5/2 करते हैं तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैथ्स में मिलने चाहिए, जो इस एग्जाम्पल में बन रहा है 2.5। जो इस एग्जाम्पल में बन रहा है 2.5। समझ में आ रहा है सबको? तो नोटिस करिए प्रिंट करने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका, और तो और इनपुट लेने तक का तरीका पाइथन 2 से पाइथन 3 में हो गया है चेंज। जब इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, इतनी सारी चीजें पाइथन 2 की पाइथन 3 में बदल गई हैं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं पाइथन 2 पढ़ूं, मैं पाइथन 2 पे काम करूं, क्योंकि आने वाले 20 सालों में आप नोटिस करिएगा सिर्फ और सिर्फ पाइथन 3 ही पाइथन 2 की जगह मार्केट में सर्वाइव करने वाली है। अभी तो पीएसएफ पे सपोर्ट करना बंद करा है, कुछ दिन बाद कंपनीज भी इस पे काम करना बंद कर देंगी। सिर्फ जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए वो पाइथन 2 यूज करेंगी, बाकी जितने नए प्रोजेक्ट्स वो उठाएंगी दे ऑल आर गोइंग टू बिल्ड अपॉन पाइथन वर्जन 3। सबको क्लियर हुई ये बात? एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, इसलिए हम लोगों को पाइथन 2 की जगह 3 लेना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें पाइथन 2 की जगह 3 लेना चाहिए, ये बात हमको पीएसएफ भी बताती है। मैं आपको भी दिखाऊंगा पीएसएफ ने क्या बोला है पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में, है ना। उससे पहले उस वेबसाइट पे चलते हैं जो मैंने आपसे कहा था, एक वेबसाइट बनाई है पीएसएफ ने जिसपे आपको जाकर दिख जाएगा कि कितना समय पाइथन 2 के रिटायर होने में बाकी है। अब तो खैर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैंने बार बार कहा अब तो 1 जनवरी 2020 बीत गई है। बट फिर भी आप ये वेबसाइट ओपन करके देखिए, तो जब 1 जनवरी 2020 नहीं आई थी तब तक ये क्लॉक चलती रहती थी, और यहाँ आपको पता लगता रहता था कितना ईयर, कितने मंथ, कितने डे पाइथन 2 के रिटायर होने में बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करिए फाइनल स्टेटमेंट, पाइथन 2.7 विल नॉट बी मेंटेन्ड पास्ट 2020। ओरिजिनली देयर वाज नो ऑफिशियल डेट, लेकिन फिर इन्होंने 1 जनवरी को ऑफिशियल डेट बना दिया। अब ये फाइनली लास्ट लाइन पढ़िए, पाइथन 2 को इन्होंने फेयरवेल दे दिया है, थैंक यू बोल दिया है, और खुले दिल से अब वेलकम करा जा रहा है पाइथन 3। समझ में आया? राइट। जबकि जावा के साथ आप चेक करिए ऐसा नहीं है, जावा का आज भी वर्जन 8 मार्केट में खूब यूज होता है। इनफैक्ट 90% कंपनीज आज भी जावा के वर्जन 8 पे काम कर रही हैं, जबकि जावा का वर्जन 8 काफी टाइम पहले आया था, 3-4 साल पहले। बट स्टिल द वर्जन 8 इन जावा टेक्नोलॉजी इज सो पॉपुलर। बट पाइथन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो पाइथन ने अपना वर्जन 2 को ड्रॉप कर दिया है और अब फ्यूचर पाइथन के वर्जन 3 का है। क्लियर? आगे बढ़ू? पाइथन 2 में ही क्यों एनहेंसमेंट नहीं करा? वेरी गुड, मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा पाइथन 3 पढ़ लो रजत, फिर मैं आपको उसका रीजन देता हूं आगे। सौम्या, ये तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा।
ये अपन नहीं कह सकते, आपको दोनों में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मैं आपको सही सही बताऊं ना, तो कंपनी लैंग्वेज को कम, आपके लॉजिक्स को प्रेफरेंस ज्यादा देती है। वो ये देखती है आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है। लैंग्वेज तो एक टूल है, आज है कल चला जाएगा, कौन जानता है। किसने देखा है आज से 15 साल 20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में पॉपुलर रहेगी। लेकिन जो आपके लॉजिक्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़े। आप लॉजिक कैसे बढ़ाए, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। ये सारी बातें अपन इस कोर्स के दौरान करेंगे। लॉजिक कैसे बढ़ाया जाता है, लॉजिक को इंप्रूव करने के क्या बेसिक टिप्स होती हैं, वो सब मैं आपको इस कोर्स को पढ़ाते वक्त धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब ये अपन बेसिक बेसिक बातें पाइथन की पढ़ लें, ठीक है। और जब पाइथन पढ़ रहे हैं तो फिर डेविएट बिल्कुल मत होइए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं जावा कर लूं क्या, कि मैं पीएचपी कर लूं क्या। आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बट ये सोचकर मत कीजिए कि पाइथन छोड़ के मैं जावा कर लेता हूं। आपको कम से कम 5 लैंग्वेज अपने रेज्यूमे में रखनी चाहिए जब आप मार्केट में जाएंगे। तो ये मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, हर क्लासरूम में बताता हूं। आप एक लैंग्वेज पढ़कर प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ये लैंग्वेजेस लेकर आती हैं, जो सीसी प्लस प्लस के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इनके बाद वाली लैंग्वेजेस लेकर आएंगी, है ना। तो याद रखिएगा, एज अ डेवलपर कम से कम 5 लैंग्वेजेस की नॉलेज आपके पॉकेट में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 लैंग्वेजेस? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ये 5 लैंग्वेजेस आज दुनिया में टॉप 10 लैंग्वेजेस में हमेशा टॉप 6 या टॉप 7 में बनी हुई हैं, और आपको हमेशा इन पे ग्रिप रखनी चाहिए। पीएचपी वगैरह कर सकते हैं आप, लेकिन जितनी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपको इनमें मिलेगी उतनी पीएचपी में नहीं, और पीएचपी में उतनी ऑप्शंस भी नहीं है अभी फिलहाल। राइट, तो आपके पास इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आप जब कंपनी में जाएंगे तो कब कौन सी प्रोजेक्ट पे कंपनी किस लैंग्वेज को यूज करने को आपको बोल देगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये थी कहानी पाइथन 2 के रिटायरमेंट की। चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं पाइथन 3 के लिए पीएसएफ ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और बेटर है हम उन स्टेटमेंट्स को ही फॉलो करें, ठीक। और कोई कंफ्यूजन एज अ बिगनर ना रखें कि मैं पाइथन 2 पढ़ूं कि मैं पाइथन 3 पढ़ूं। जैसे यहाँ फिगर में आपको ये बंदा कंफ्यूज दिख रहा है, इतने कंफ्यूज आप नहीं होने चाहिए। पाइथन थ्रू टोटली खत्म हो चुकी है, और मार्केट के अंदर जो अब सर्वाइव करेगी दैट विल बी पाइथन वर्जन 3.0, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पीएसएफ का स्टेटमेंट है। आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये पीएसएफ के अपने वर्ड्स हैं रिगार्डिंग पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पढ़िए। सबसे पहले बताइए, लेगेसी का मतलब समझते हैं? हैव यू हर्ड द वर्ड लेगेसी? लेगेसी का मतलब ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। सो पाइथन 2 एक ओल्ड फैशन लैंग्वेज हो चुकी है, मार्केट में अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो फ्यूचर है वो अब पाइथन 3 का है, ठीक है। एंड दीज एग्जैक्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ पीएसएफ। आप वहां से इसे उठा सकते हैं। तो पीएसएफ खुद क्लेम करती है कि आप पाइथन 2 को छोड़कर पाइथन 3 पे शिफ्ट हो जाइए। और आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि आपको तो पाइथन 2 पता ही नहीं है। आप तो शुरू ही कर रहे हैं पाइथन की लाइफ पाइथन 3 के साथ। ओके, चलें आगे। और सोचिए, पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका एक बड़ा फायदा आपके जैसे बिगनर्स को क्या है? सोचिए, आपके जैसे बिगनर्स को बड़ा फायदा ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने ही नहीं है जो पाइथन 2 ने दिए हैं, जिनका पाइथन 3 में कोई यूज नहीं है। समझ रहे हैं? हिमांशु, पाइथन 3.2 वर्जन होगा तो थोड़ा पुराना होगा। बहुत सारे फीचर्स पाइथन 3.6 के बाद आए। पाइथन 3.6 के बाद बहुत सारे नए फीचर्स पाइथन में आए जो हम लोग यूज करेंगे। तो कम से कम पाइथन 3.8.2 तो होना चाहिए। अगर 8.1 नहीं भी है तो आप अपग्रेड कर लीजिएगा। और पाइथन के दोनों वर्जन डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास पाइथन का 3.2 है तो आप 3.8 भी डल जाएगा। ओके, चलें आगे। डन। So the final verdict is we should learn Python 3 rather than going for Python 2. ठीक, चलिए अब आता है अगला इंपॉर्टेंट टर्म, वेरियस इंप्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। अब ये समझने के लिए मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन में समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट सी में पूछता हूं, फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पाइथन में समझाता हूं, है ना। प्लीज सब लोग बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। पूरे कोर्स के दौरान ये कॉन्सेप्ट आपके सामने बार बार आएगा। तो मेरा आप लोगों से पहला छोटा सा सवाल ये है कि सभी लोग मुझे बताएं सी क्या है और
टीसी और जीसीसी क्या है? जवाब दीजिए जल्दी से। व्हाट इज सी एंड व्हाट आर टीसी एंड जीसीसी? वेरी गुड। आप सी के बारे में मुझे बोलेंगे सर सी तो एक लैंग्वेज है, ओके, और ये जो टीसी और जीसीसी हैं ये सी लैंग्वेज के होते हैं कंपाइलर, है ना? ठीक है, अब आप मुझे अगले सवाल का जवाब दें सोच के। आप सी पढ़ते हैं, आप सी सीखते हैं, आप सी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में सी डाउनलोड करते हैं क्या? आप अपने कंप्यूटर में सी डाउनलोड करते हैं क्या? नहीं। आप याद कीजिए, आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड जीसीसी करेंगे, टीसी करेंगे, या फिर इनको सपोर्ट करने वाले आईडीईस करेंगे। आप कभी अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज को डाउनलोड नहीं करते। सही बोल रहा हूं ना मैं? यानी हम लोग ये बोलते जरूर हैं मुंह जबानी 50 बार, मैंने सी डाउनलोड करी, मैंने सी अपने कंप्यूटर में चलाई। बिल्कुल गलत है। आपने सी डाउनलोड नहीं करी है, आपने डाउनलोड करा है सी के कंपाइलर या सी के आईडी। बिल्कुल ऐसा याद रखिएगा पाइथन के साथ है। ये जो पाइथन पाइथन दुनिया भर में लोग बोलते हैं, मैं आप 50 बार बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, ये पाइथन क्या है? ये जो पाइथन है ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है तो दिमाग लगाइए, इसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, इसके अपने कुछ सेट ऑफ सिंटैक्सेस होंगे। लेकिन मैं और आप अपने कंप्यूटर में कभी पाइथन डाउनलोड नहीं कर सकते। पाइथन नाम से कोई डाउनलोड अवेलेबल ही नहीं है। हम और आप जो डाउनलोड करते हैं वो पाइथन के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो पाइथन में कंपाइलर भी होता है और पाइथन में इंटरप्रेटर भी होता है। डिस्कस करा था अपन ने ये। तो जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आप नॉन टेक्निकल भाषा में बोल दीजिए, नॉन टेक्निकल भाषा में भले ही बोल दीजिए कि मैं पाइथन डाउनलोड कर रहा हूं। टेक्निकली आप पाइथन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप पाइथन का डाउनलोड कर रहे हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। अब पाइथन के कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर को इतना बड़ा कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर ना बोलकर अपन शॉर्ट में नाम दे देते हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर इन पाइथन इज कॉल्ड एज पाइथन इंप्लीमेंटेशन। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंप्लीमेंटेशन, आप बोलोगे इंप्लीमेंटेशन माने वो टूल्स जो मुझे चाहिए पाइथन में काम करने के लिए, और मुझे दो ही टूल्स चाहिए बेयर मिनिमम, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। इनको कंबाइंड वे में आप बोलते हैं ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है। और कितने इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है पाइथन के, मैं ये भी बता दूं, पाइथन के दुनिया में आज 26 से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। 26 से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, यानी 26 सेट हैं पाइथन के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के। अब आपको लगेगा सर ये 26 सेट कौन कौन से हैं, और फिर नेक्स्ट डाउट क्या आएगा, सर इतने सारे सेट क्यों बनाए गए? तो दोनों का जवाब सुनिए। पहले सुनिए, ये जो 26 हैं इनमें से पॉपुलर 4 इंप्लीमेंटेशन कौन से हैं? इन 26 में से सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन जो है उसका नाम है सी पाइथन। उसका नाम है सी पाइथन। नाम से आप अंदाजा लगाइए ये किस लैंग्वेज में बना है। नाम से अंदाजा लगाइए किस लैंग्वेज में बना है। वेरी गुड, ये सी लैंग्वेज में बना है। और याद रखिएगा यही ऑफिशियल डाउनलोड है, यही ऑफिशियल डाउनलोड है जो आपको मिलेगा python.org की वेबसाइट पे। ठीक है, आज लेक्चर के लेटर हाफ में या अगले लेक्चर की शुरुआत में जब आपको पाइथन डाउनलोड करना सिखाऊंगा तो हम बोलेंगे जरूर हम पाइथन डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन गौर कीजिएगा हम जिसे डाउनलोड कर रहे हैं वो होगा एक्चुअल में सी पाइथन, जो डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन और है, इस इंप्लीमेंटेशन का नाम है जाइथन। दिमाग लगाइए किस लैंग्वेज में डेवलप करा गया होगा, दिमाग लगाइए किस में डेवलप करा गया होगा। जैसे सी पाइथन डेवलप्ड है सी में, ऐसे जाइथन डेवलप करा गया है जावा के लिए, राइट? ऐसे ही पाइथन का एक तीसरा इंप्लीमेंटेशन है, उसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन, और आयरन पाइथन डेवलप करा गया है डॉटनेट में, डेवलप करा गया है डॉटनेट प्लेटफॉर्म के लिए। और पाइथन का एक पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी बनाया गया है, पाइथन का एक पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी बनाया गया है, और इस इंप्लीमेंटेशन का नाम है पाईपाई।
ये डेवलप करा गया है डायरेक्टली यूजिंग पाइथन, ठीक है। और ऐसे सोचिए 22 इंप्लीमेंटेशन और हैं। रूबी में भी पाइथन को डेवलप करा गया है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो इंप्लीमेंटेशंस हैं ये अलग अलग लैंग्वेज में पाइथन लैंग्वेज के कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बनाया गया है और उसको बोलते हैं पाइथन इंप्लीमेंटेशन। तो मैं और आप जो यूज करेंगे विदाउट डाउट वो यूज करेंगे सी पाइथन। और मैं और आप ही नहीं, दुनिया के 90% जगहों पर सी पाइथन ही यूज होती है, ठीक है। अब अगला डाउट आपका आना चाहिए, सर फिर ये बाकी सब क्या है? एनाकोंडा पाइथन का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एनाकोंडा कुछ और है। मैं आपको आगे बताऊंगा एनाकोंडा क्या है। इट्स नॉट पाइथन इंप्लीमेंटेशन, इट्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सी पाइथन ऑलरेडी आपको मिलती है, जिसके अंदर सी पाइथन ऑलरेडी आपको मिलती है। समझ रहे हैं? पाइचाम अलग है बेटा, पाइचाम आईडीई है, पाइचाम पाइथन का आईडीई है। क्यों नहीं पॉसिबल है सौम्या पाई पाए? सी लैंग्वेज का कंपाइलर सी में बना है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी सी में बना है। मैं आपको बता दूं, सी का जो पहला कंपाइलर था वो असेंबली में बना था, उसके बाद सी का कंपाइलर सी में डिजाइन करा गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। ओके, चलिए। तो ये पाइथन के चार पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताए। वन इज सी पाइथन, अदर वन इज जाइथन, थर्ड वन इज आयरन पाइथन, फोर्थ वन इज पाईपाई। अच्छा, इन सब के अंदर क्या क्या है? इन सब के अंदर गौर करिएगा, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। ऑल ऑफ देम कंटेन टू टूल्स, वन इज कंपाइलर एंड वन इज इंटरप्रेटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं कि हम पाईपाई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सुन लीजिए, आराम से सुनिए, अभी डिस्कशन खत्म कहाँ हुआ है अपना। हाँ, अब बता रहा हूं, मैं दोनों के जवाब दे रहा हूं, इतने सारे वर्जन क्यों आए और हम पाईपाई क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सुनिए, अब आगे की बात सुनिए पहले। ठीक, अभी कुछ नहीं पूछिए, अभी 2 मिनट चुप रहिए, पहले सुनिए मेरी बात, सारे कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, फिर डाउट्स पूछिएगा। तो मैंने कहा ये जितने भी इंप्लीमेंटेशन है इन सब के पास एक एक कंपाइलर, गौर करिएगा, और एक इंटरप्रेटर अवेलेबल है। हर एक के पास एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। पाईपाई के बारे में याद रखिएगा, इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। इसके पास एक कंपाइलर है, इसके पास एक इंटरप्रेटर है, और एक इसके पास JITC नाम का टूल भी है। एक इसके पास JITC नाम का टूल भी है। इन केस यू आर वंडरिंग कि सर व्हाट डज JITC स्टैंड फॉर, तो मैं बता दूं, JITC का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। JITC का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। और अगर आपको लग रहा है ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, JITC वो पीस ऑफ कोड होता है जो इंटरप्रेटर की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कुछ बिगनर्स होंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। तो पहले ये भी सुन लीजिए आप, क्योंकि आपने अगर सी पढ़ी है तो आपने कंपाइलर के अलावा कुछ भी नहीं सुना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, दोनों के दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों के दोनों आपके कोड को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर उसके एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। आपके कोड की एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करते हुए तुरंत उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है। ट्रांसलेट करते हुए तुरंत उसे एग्जीक्यूट करने का काम भी कर देता है। मतलब ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रखूं, मैं आपके सामने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रखूं और मैं आपसे बोलूं इस इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे समझाइए, तो आप मानते हैं आप इसको 2 तरह से कर पाएंगे। पहला तरीका, आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और एक बार में उसे पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे समझा दें, यानी आप इस पूरे पैराग्राफ का मुझे समझा दें कंक्लूजन। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका है, आप इंग्लिश की एक लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं, फिर दूसरी लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं, फिर तीसरी लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं। तो ये जो सेकंड वाला तरीका है, ऐसे काम करता है इंटरप्रेटर। जो फर्स्ट वाला तरीका था वैसे काम करता है कंपाइलर। समझ में आ रहा है? एक एक लाइन को कन्वर्ट करना
इट इज द जॉब ऑफ इंटरप्रेटर। एक बार में पूरे को कन्वर्ट करके दे देना, इट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर। आप दिमाग लगाइए, फास्ट कौन होगा? दिमाग लगाइए, फास्ट कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, फास्ट होगा कंपाइलर। इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो होगा। इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो स्पीड में काम करने वाला है। ओके, तो ये जो 3 इंप्लीमेंटेशन आपको दिख रहे हैं, इन सबके पास एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। क्यों है 2, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आपके होना चाहिए, सर 2 क्यों है? सी लैंग्वेज के पास तो सिर्फ कंपाइलर ही था, तो पाइथन को 2 ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी? उसका भी जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूं। और ये जो तीसरा वाला है, इसके पास एक JITC भी है। JITC वो टूल है जो इंटरप्रेटर की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देगा। इंटरप्रेटर के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देगा। इसका मतलब मुझे बताइए, ये जो पाइथन के 26 इंप्लीमेंटेशन है, इसमें फास्टेस्ट कौन है? ये जो 26 इंप्लीमेंटेशन है, इसमें फास्टेस्ट कौन है? इसमें फास्टेस्ट, दिमाग लगाइए, पाई होगा। इसमें फास्टेस्ट होगा अपने आप में पाई। और ये माना गया है कि पाई रफली 3 से 4 टाइम फास्ट काम करता है बाकियों के कंपैरिजन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको गूगल पे स्टेटमेंट मिलेगा, है ना। लेट्स सर्च अबाउट पाई। फिर इस सवाल का जवाब सुनने में और इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग फिर पाई क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई वी आर लर्निंग सी पाइथन, है ना। तो मैं टाइप करता हूं पाई। आप देखिए गूगल पाई के बारे में क्या बोल रहा है, पढ़िए। पाई इज 4.4 टाइम्स फास्टर देन सी पाइथन। समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? तो अब ये एक सवाल और इंटरेस्टिंग होगा कि सर देन व्हाई वी आर नॉट लर्निंग पाई, जो मैं देख रहा हूं चैट विंडो में भी 4-5 स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार। तो अब जवाब सुनिए, ये जो पाई है, ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है PSF की तरफ से। PSF जब भी पाइथन में कुछ नया करती है, कुछ भी अपग्रेडेशन करती है, तो गौर करिए PSF हमेशा वो अपग्रेडेशन करती है इनटू सी पाइथन। आपने अगर ध्यान से लेक्चर सुना है तो बताइए इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? बताइए जरा, इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? 3.8.3। और आप पाई को जाकर चेक करेंगे ना, तो वो अभी भी वर्जन 3 पे काम कर रहा है। वो अभी भी वर्जन 3 पे काम कर रहा है। इसका मतलब 3.8.3 में जितने भी नए फीचर्स होंगे, वो दूर दूर तक आपको पाई में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आप बताइए, आपको स्पीड चाहिए या आपको फंक्शनैलिटी ज्यादा चाहिए? आप लगाइए कॉमन सेंस। स्पीड इंप्रूव करने के ढेरों फैक्टर्स होंगे, हम कई तरह से स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की, लेकिन फंक्शनैलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे? वो सपोर्ट कहां से लाएंगे जो PSF ने सी पाइथन को दिया है, लेकिन पाई के पास वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए पाई पहली बार में बड़ा अच्छा लगता है कि वो इतना फास्टेस्ट है। गूगल क्लेम कर रहा है कि वो 4.4 टाइम्स फास्ट चलेगा सी पाइथन के कंपैरिजन में, बट स्टिल हम सी पाइथन यूज करते हैं। वो स्लो ही सही, लेकिन वो हमें अप टू डेट पाइथन के फीचर्स देता है। आया समझ में? जवाब मिल गया? सवाल क्लियर हो गया आप सबका? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पाई? JITC कंपाइलर इंटरप्रेटर की स्पीड को एनहांस करने का काम करेगा। आप JITC को वैभव एक तरह का कैटलिस्ट मानिए। जैसे कैटलिस्ट होता है ना, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा JITC क्या करता है, अभी शॉर्ट पे सुन लीजिए। जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, क्या करते हैं कैटलिस्ट? आप बताओ। साइंस में कैटलिस्ट क्या करता है? पढ़ा होगा ना स्कूल में। केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है ना, केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है ना। बस वही रोल JITC का होता है, वही रोल JITC का होता है। आ रहा हूं अमित, आ रहा हूं, आपके सवाल पे भी आ रहा हूं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आता है दूसरा सवाल का जवाब कि सर इतने सारे इंप्लीमेंटेशन बनाने की क्या जरूरत है? पाइथन इतने सारे इंप्लीमेंटेशन क्यों बना के रखी हुई है? 26 इंप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है? तो आप अपना जरा कल का लेक्चर याद कीजिए और मुझे बताइए, कल जब मैं आपको पाइथन के फीचर्स पढ़ा रहा था, तो एक फीचर आपके सामने मैंने रखा था कि पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। आपको याद है इस फीचर का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, फ्रॉम पाइथन वी कैन कॉल जावा और .NET और सी प्रोग्राम्स। यही मतलब था ना एक्सटेंसिबल का, यही था। अब आप दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा
पाइथन ने अपने इतने सारे इंप्लीमेंटेशन क्यों बनाए? इसका रीजन ये है कि कल को आप मान लीजिए पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल को आप पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके प्रोजेक्ट में जावा के साथ इंटीग्रेशन करना है, जावा को यूज करना है, तो आपको यूज करना होगा फिर जाइथन। जाइथन कैन टॉक टू जावा। अगर आपको लगता है आपको अपने प्रोजेक्ट में सी से इंटीग्रेट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा सी पाइथन। सी पाइथन कैन इंटीग्रेट विद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही आपको डॉटनेट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आयरन पाइथन। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन अगर हुआ तो फिर पाइथन के इन फ्लेवर्स पे आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा तो कोड इंडिपेंडेंटली पाइथन पे ही काम कर रहा है, नो डाउट आप यूज करें हमेशा सी पाइथन। समझ में आया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों इंप्लीमेंटेशन भी डाउनलोड हो जाएंगे। बट अभी मैं बोल रहा हूं अगर पाइथन और जावा का पेयर चाहिए तो आपके कंप्यूटर में फिर सी पाइथन नहीं जाइथन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पाइथन और सी शार्प का पेयर चाहिए तो आपके कंप्यूटर में आयरन पाइथन होनी चाहिए। एम आई क्लियर? हाँ रजत बिल्कुल, JITC जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इंप्रूव करने का काम करता है। हुआ क्लियर? Why JIT is not implemented with C Python? There are lot many reasons beneath. एक रीजन नहीं है, बट आज तो अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है ना प्रोग्रामिंग का। लेट अस मूव फर्दर, मैं आपको आगे बताता हूं क्यों JIT का इंप्लीमेंटेशन सी पाइथन में नहीं मिला। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक चीज को कहीं पे इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर JIT का इंप्लीमेंटेशन पाई में है तो किसी कॉस्ट पे है, वो कॉस्ट सी पाइथन बेयर नहीं कर सकती, इसलिए सी पाइथन ने अपने आप में सिर्फ दो ही ट्रांसलेटर्स रखे हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। नहीं, सी पाइथन जावा के कोड को कॉल नहीं कर पाएगा ऋषभ। अगर जावा से इंटरेक्ट करना है तो जाइथन के थ्रू करेंगे। नहीं, जाइथन अलग से नहीं सीखना पड़ेगा, जाइथन सी पाइथन के सिंटेक्सेस बिल्कुल सेम है, बस जाइथन इंटरनली जावा से इंटरफेसिंग कर सकता है। तो बेटा पाई पीएसएफ का नहीं है ना कृति, पीएसएफ ने थोड़ी बनाया है पाई। पीएसएफ ने ये 26 इंप्लीमेंटेशन नहीं बनाए, शायद मैंने बोला नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो, ये जो 26 इंप्लीमेंटेशन है इसमें सिर्फ सी पाइथन पीएसएफ का प्रोडक्ट है, बाकी दूसरी कंपनीज ने बनाए हैं। कल अपन ने पढ़ा था पाइथन ओपन सोर्स है, कल अपन ने पढ़ा था पाइथन ओपन सोर्स है, तो पीएसएफ ने पाइथन को ओपन सोर्स करा हुआ है। मैं भी अगर चाहता हूं सचिन पाइथन बनाना तो बना सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। एक सचिन पाइथन नाम की पाइथन बना सकता हूं कि नहीं मैं मार्केट में? बना सकता हूं ना, लेकिन वो तो फिर मैं डिजाइन करूंगा ना, उसके अपग्रेडेशन का जिम्मेदार तो मैं होऊंगा ना, पीएसएफ थोड़ी होगी। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये है पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस का मतलब कि पाइथन में इतने सारे इंप्लीमेंटेशंस क्यों थे। ओके, अब एक बार फिर बताइए इनमें फास्टेस्ट कौन है? इनके लिए फास्टेस्ट कौन है? पाई इज द फास्टेस्ट, पाई इसमें सबसे फास्ट है। फाइन, लेकिन फिर भी हम पाई पे नहीं जाएंगे क्योंकि अपग्रेडेशंस के मामले में, नए फीचर्स के सपोर्ट के मामले में सी पाइथन नंबर 1 है। पहले वो फीचर सी पाइथन पे आता है, सी पाइथन में वो फीचर पॉपुलर होता है, बाद में बाकी के इंप्लीमेंटेशन उसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी नॉलेज अप टू डेट रखना चाहते हैं, अगर आप सारे नए फीचर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने कोड्स के अंदर, यू शुड डाउनलोड सी पाइथन। एम आई क्लियर? राइट, चलिए अब आते हैं अगले जरूरी पार्ट पे। अब अगला पॉइंट समझना और जरूरी है पाइथन में आगे बढ़ने से पहले, है ना? वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वेयर द फर्स्ट टर्म इज मशीन कोड एंड द सेकेंड टर्म इज बाइट कोड। राइट? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बड़ा ही नया होगा आपके लिए, और मैं ये मानते हुए कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग की कोई खास नॉलेज नहीं है, छोटे मोटे प्रोग्राम बस आपने सी में बनाए हुए हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन मशीन कोड
and the corresponding byte code. चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, in programming what is the meaning of the word machine? बोलिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में मशीन शब्द का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word machine in computers? Very good. The meaning of the word machine in computers is the environment. ये वो environment है या प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, in which our code is running. आपका कोड जिस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है उसको हम लोग कंप्यूटर्स में मशीन बुलाते हैं. बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत सही लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. मशीन का सिंपल मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन. इन दो को आप कंबाइन कर दीजिए तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में वर्ड बनता है मशीन. जबकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, मशीन मतलब कंप्यूटर, मशीन मतलब हमारा लैपटॉप. बिल्कुल नहीं, मशीन पूरे लैपटॉप को नहीं बोलते हैं. मशीन आपके लैपटॉप की सिर्फ दो चीजों को बुलाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सीपीयू, क्योंकि इन्हीं का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है. तो सीपीयू और ओएस के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर साइंस में नाम दिया जाता है मशीन. अब आता है अगला वर्ड विच इज कॉल्ड एज द वर्ड मशीन कोड. राइट, अगर मैं किसी सी के स्टूडेंट से पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन कोड, तो मुझे सी जानने वाला हर स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने तो सुना है मशीन कोड का मतलब बाइनरी कोड होता है विच इज नथिंग बट द कोड ऑफ जीरोस एंड वंस. हमारे प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट कर देना, हम मानते हैं हमारे प्रोग्राम का बन गया है मशीन कोड. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आज दुनिया की सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस क्यों इस बाइट कोड के कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रही हैं, क्यों मशीन कोड का कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड होता जा रहा है, और क्यों बाइट कोड का कॉन्सेप्ट दुनिया में बेहद पॉपुलर हो रहा है. तो सुनिए मशीन कोड के बारे में एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन. आप सबको यह पता होगा कि आप जब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो आप इस प्रोग्राम को बुलाते हैं सोर्स कोड, है ना. ये आप अपने प्रोग्रामिंग के डे 1 से जानते होंगे. द प्रोग्राम विच वी राइट इन सी इज बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स कोड. आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आपका ये सोर्स कोड कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर के पास जाता है, और कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर आपके इस सोर्स कोड का कन्वर्ट करके बना देता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड. राइट, लेकिन आपने इससे आगे की बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा. आपने इससे आगे की बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा. सुनिए इससे आगे की बात कौन सी है. इमेजिन करिए आपके पास जो कंपाइलर है वो टीसी नाम का यानी टर्बो सी नाम का कंपाइलर है. अब मैं आप सबको बता दूं, ये जो टर्बो कंपाइलर लिखा गया है, डिजाइन करा गया है, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए करा गया है. ये जो टर्बो कंपाइलर बनाया गया है ना, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है. और ये टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करता है, उस मशीन कोड को दुनिया में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है. एंड आई होप आपने उसका नाम कभी ना कभी सुना होगा. उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है डॉस. फुल फॉर्म पता है डॉस का आपको? डॉस का फुल फॉर्म आपको पता है? डॉस वर्ड स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दुनिया का एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो 16 बिट के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. कहने का मतलब, अगर आपने सी लैंग्वेज में कोई बहुत अच्छा गेम डिजाइन करा, सपोज करिए आपने बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त सी लैंग्वेज में एक गेम बनाया टर्बो कंपाइलर पे. टर्बो कंपाइलर में आपने इस गेम को कंपाइल करा. आपको पता है कंपाइलर आपके प्रोग्राम की बना देगा .exe फाइल. कंपाइलर इसको exe में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो exe फाइल है, क्योंकि ये टर्बो कंपाइलर में बनी है, और क्योंकि टर्बो कंपाइलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बना है, ये exe फाइल सिर्फ डॉस पे एग्जीक्यूट हो सकती है. कल को अगर आप इस exe फाइल को लिनक्स के ऊपर ले जाकर रन करने का सोचें, तो गौर करिएगा लिनक्स के ऊपर ये exe फाइल इंस्टॉल तक नहीं होगी. इंस्टॉल तक नहीं होगी. बताइए क्यों? जल्दी बताइए क्यों? क्योंकि लिनक्स एक डिफरेंट मशीन है और डॉस एक डिफरेंट मशीन है. लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है
और डॉस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मेरा मतलब ये कि हम सब ये जानते हैं कि दुनिया में कंपाइलर्स मशीन कोड बनाते हैं, बट मैं बता दूं ये जो मशीन कोड्स होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर आपने टर्बो कंपाइलर से मशीन कोड बनवाया है तो टर्बो कंपाइलर द्वारा बनाया गया मशीन कोड दुनिया के सारे ओएस पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ चलेगा आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऐसे ही गेस करिए, अगर आपने जीसीसी कंपाइलर यूज करके कोड कंपाइल करा है, जीसीसी कंपाइलर, तो जीसीसी ट्रेडिशनली बनाया गया है फॉर लिनक्स मशीन, तो आपका जो प्रोग्राम कंपाइल होगा वो लिनक्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाएगा। कल को आप जीसीसी से कोड कंपाइल करके विंडोज पे ले जाकर रन करना चाहेंगे तो विंडोज उसे आउटराइट रिजेक्ट कर देगी। इसलिए आपने शायद सुना होगा कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। बताइए, आपने ये शब्द सुना है सी सी प्लस प्लस के साथ? दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। आपने इस बात को महसूस भी करा है एज अ डेवलपर? इस बात का फील लिया है आपने? लिया होगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए जरा, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी? व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी? आप मानते हैं इसके दो जवाब हैं? इसके दो जवाब हैं। आप मुझे बोलोगे सर साइज ऑफ इंटीजर इन टर्बो कंपाइलर इज 2 बाइट, साइज ऑफ द सेम इंटीजर इन जीसीसी कंपाइलर इज 4 बाइट। व्हाई? बिकॉज टर्बो इज टारगेटेड टुवर्ड्स डॉस एंड जीसीसी इज टारगेटेड टुवर्ड्स लिनक्स। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ऐसे ही मुझे बताइए, टर्बो कंपाइलर में कॉनियो डॉट एच आती है? टर्बो कंपाइलर में कॉनियो डॉट एच आती है? और नोटिस करिए जीसीसी में कॉनियो डॉट एच का कोई सपोर्ट नहीं होता है। एज अ डेवलपर अगर आपको कॉनियो डॉट एच जीसीसी में चलानी है, आपको जीसीसी पे कॉनियो का सपोर्ट मिलता ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो मशीन कोड के बारे में सबसे खराब बात यह है कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मेरे पास इस समय मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 डली हुई है, मेरे पास मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 डली हुई है, तो अगर मैं सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाता हूं और अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसको कंपाइल करता हूं, तो मैं इस प्रोग्राम को उन्हीं लोगों को सेल आउट कर पाऊंगा, उन्हीं कस्टमर्स को बेच पाऊंगा जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज होगा। अब अगर कोई यूजर मुझे आकर बोलता है मेरे पास मैक है, तो सोचिए मैंने जो सी का प्रोग्राम विंडोज पे बनाया है वो मैक पे नहीं चलेगा, मुझे उसे दोबारा बनाना पड़ेगा फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम को मैक के आईडी पे चलाना पड़ेगा, मैक के आईडी पे बनाना पड़ेगा। शायद आपने सुना होगा मैक जो सी का आईडी देता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स कोड, और मैं बता दूं मैक के पास जो सी का कंपाइलर है दैट इज LLVM। मुझे इस LLVM पे जाकर सी के प्रोग्राम को दोबारा करना पड़ेगा कंपाइल, तब जाकर ये मैक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर पाएगा। तो आप सोचिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको अपने प्रोग्राम के उतने वर्जन बनाने पड़ेंगे जितने दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? ये बात आई समझ में? तो मशीन कोड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मशीन कोड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चैट विंडो में टाइप कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद मशीन कोड इज दैट मशीन कोड्स आर ऑलवेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चल सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपाइल हुए हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपाइल हुए हैं। तो अगर मैंने विंडोज 7 पे कोई प्रोग्राम कंपाइल करा तो उसकी EXE मैं आपको अगर दूंगा तो आपके कंप्यूटर पे वो EXE तभी चलेगी जब आप भी विंडोज यूज कर रहे होंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे सर मेरे पास तो लिनक्स है, तो वो EXE चलना छोड़िए, लिनक्स पे इंस्टॉल तक नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? चले आगे। डन। हाँ, कोड ब्लॉक्स में जीसीसी है। कोड ब्लॉक्स में जीसीसी का विंडोज पे जो वर्जन है वो जीसीसी के नाम से नहीं है, वो मिंग डब्ल्यू के नाम से है। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कोड ब्लॉक्स जो विंडोज पे आप चलाते हैं ना, उसमें जीसीसी कंपाइलर का विंडोज वाला वर्जन चलता है और उस वर्जन का नाम होता है मिंग डब्ल्यू, MING W। मिंग डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक GCC फॉर विंडोज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मिंग डब्ल्यू। आप ये यूज करते हैं कोड ब्लॉक्स अगर आप विंडोज पे चलाते हैं तो। हुई क्लियर? बात समझ में आई?
तो ये प्रॉब्लम होती है मशीन कोड के साथ। मशीन कोड सिर्फ मशीन्स को टारगेट करता है और उन मशीन्स को जिन मशीन्स के लिए कंपाइलर्स बनाए गए हैं। तो जो टर्बो कंपाइलर बनाया गया है वो बनाया गया है स्पेशली फॉर डॉस मशीन्स। जो जीसीसी कंपाइलर बनाया गया है वो बनाया गया है फॉर लिनक्स मशीन। तो अगर मैं जीसीसी में कोड कंपाइल करता हूं तो उस कोड से जो मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है वो विंडोज पे रन नहीं होगी, वो मैक पे रन नहीं होगी, वो लिनक्स पे ही रन होगी। अगर टीसी में कोई कोड में कंपाइल करता हूं तो जो मुझे EXE फाइल मिलती है वो डॉस पे रन होगी, लेकिन वो रन नहीं होगी ऑन लिनक्स, वो रन नहीं होगी ऑन मैक। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ में आया? ठीक। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, अब आता है एक नया फंडा, और वो नया कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। अब दुनिया में जितनी नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस आ रही हैं, ये लैंग्वेजेस मशीन कोड नहीं बनाती हैं। ये लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स मशीन कोड नहीं बनाते हैं। ये मशीन कोड की विरोधी हैं, ये मशीन कोड के खिलाफ हैं। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मशीन कोड नहीं बनता है, और नोट्स की चिंता मत करिएगा, ये सब कुछ स्लाइड्स में है, आप सिर्फ सुनिए और डाउट्स पूछिए। तो मैं आपको उन लैंग्वेजेस के नाम बताने जा रहा हूं जो मशीन कोड नहीं बनाती। आई थिंक सबने नाम सुना होगा जावा का। जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच नेवर जनरेट्स मशीन कोड, नंबर 1। ठीक, जिस लैंग्वेज के लिए आप एनरोल हुए हैं पाइथन, पाइथन भी कभी नहीं बनाती है मशीन कोड। नंबर 3, आपने अगर सुना हो तो देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड कॉटलिन, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा की जगह पर गूगल की तरफ से प्रमोट की जा रही है, राइट? कॉटलिन भी नहीं बनाती है मशीन कोड। देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड ग्रूवी, ग्रूवी भी नहीं बनाती है मशीन कोड। आपको जानकर सरप्राइज होगा, देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड पिज्जा। लैंग्वेज का नाम है ये, अपन लोगों को तो खाने वाला पता होता है, बट एक लैंग्वेज भी है जिसका नाम है पिज्जा। पिज्जा भी मशीन कोड डिजाइन नहीं करती है। ये तमाम लैंग्वेजेस जिनके नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये तमाम लैंग्वेजेस दे डू नॉट जनरेट मशीन कोड। अब सवाल आता है, जब ये मशीन कोड बनाएंगी नहीं तो इनमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, इनमें प्रोग्राम रन कैसे होगा? क्योंकि हमें तो ये पता है कि मशीन कोड कंप्यूटर के समझ में आता है, 0 और 1 का कोड कंप्यूटर के समझ में आता है, और जब तक ये 0 और 1 का कोड बनाएंगी नहीं तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो पाएगा? तो आप सुनिए, बगैर मशीन कोड में कन्वर्ट हुए ये लैंग्वेजेस प्रोग्राम को रन करवा कैसे पाती हैं। ठीक है, तो सुनिएगा गौर से। मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई एक लैंग्वेज है, अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, अपन पाइथन का ही नाम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पाइथन लैंग्वेज है, राइट? एग्जैक्टली बोलूं तो क्या है आपके पास? आज का लेक्चर अगर समझ रहे हैं तो सही सही बताइए। आपके पास सी पाइथन है। इमेजिन करिए आपके कंप्यूटर में आपने सी पाइथन डाली हुई है, ओके? अब आपने अपने कंप्यूटर में एक सोर्स कोड डिजाइन करा, आपने एक सोर्स कोड डिजाइन करा, ठीक है? आपको पता चलेगा पाइथन में सोर्स कोड का एक्सटेंशन .py होता है। सी में क्या होता है? सी में प्रोग्राम के एक्सटेंशन क्या होता है? .c। जावा में होता है .java, यहां होता है .py। तो मान लीजिए मेरे कोड का नाम है डेमो, तो मैंने बनाया demo.py, ओके? जब आप अपने इस सोर्स कोड को पाइथन में ले जाकर एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन, मेरे एक एक शब्द पे गौर करना, पाइथन में ले जाकर जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं सी पाइथन में, तो सबसे पहले सी पाइथन का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है। बट याद रखिएगा, सी पाइथन का कंपाइलर बाकी लैंग्वेजेस, C++ लैंग्वेजेस की तरह मशीन कोड नहीं बनाता। आपको आज का लेक्चर समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, क्या सी लैंग्वेज का कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? क्या टर्बो कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है? करता है ना? पाइथन का कंपाइलर मशीन कोड जनरेट बिल्कुल नहीं करता है। पाइथन का कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है, that code is basically called as the byte code. That code is basically called as the byte code. अब अगला डाउट आएगा, सर ये बाइट कोड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। जब मैं कह रहा हूं ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के किसी मशीन के समझ में नहीं आता, ये दुनिया की किसी मशीन के समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए, मशीन मतलब
जल्दी बताइए। आज का लेक्चर अगर समझ रहे हैं तो मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू। तो ये वाला जो बाइट कोड होता है ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता। अब सवाल उठता है जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता तो हमारे विंडोज पे ये रन कैसे होगा, कैसे ये बाइट कोड विंडोज एग्जीक्यूट कर पाएगी, क्योंकि हमने तो सी पाइथन विंडोज पे इंस्टॉल करा है। तो यहां एंट्री होती है एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर की, यहां एंट्री होती है एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर की जिसका नाम रखा गया है पीवीएम, जिसका नाम रखा गया है पीवीएम। ये जो पीवीएम है इसका फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। दिस पीवीएम स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या करता है ये पीवीएम, गौर से सुनिएगा। इस पीवीएम के अंदर बैठा होता है एक इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर आपके इस बाइट कोड को उठाता है, इसकी एक एक लाइन को उठाता है, जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने को यह बाइट कोड देता है। फिर सुनिए, जब आप पाइथन में सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो पाइथन का कंपाइलर मशीन कोड नहीं बनाता। पाइथन का कंपाइलर इसकी जगह बनाता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज द बाइट कोड। बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं होते, बाइट कोड्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। बाइट कोड को समझना दुनिया में एक ही सॉफ्टवेयर के बस की बात है और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। इस पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर बैठा होता है एक इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर आपके बाइट कोड को उठाता है और आपके बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू विंडोज कन्वर्ट करके विंडोज को दे देता है और विंडोज इसे हैप्पीली रन कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली विंडोज को मिल जाता है मशीन कोड के फॉर्म में उसे बाइट कोड का कन्वर्जन। विंडोज को बाइट कोड नहीं पढ़ना पड़ता, विंडोज को उसकी जगह मिलता है मशीन कोड। अब आप गौर से सोचिए और मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? इसलिए है क्योंकि सोचिए, ये वाला बाइट कोड, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला जो बाइट कोड मैंने बनाया है, ये बाइट कोड अगर मैं लिनक्स के ऊपर ले जाऊं तो आप मुझे बताइए क्या ये बाइट कोड लिनक्स के ऊपर रन होगा? आप बताइए क्या ये बाइट कोड लिनक्स के ऊपर रन हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अगर लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल हुआ एक पीवीएम, अगर लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल हुआ एक पीवीएम, तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में यही कॉन्सेप्ट लगता है। इसका अगर मैं आपको फुल फ्लैश डायग्राम दिखाऊं तो देखिए ये है इसका डायग्राम। पाइथन में कोड कैसे चलता है इसका डायग्रामेटिक व्यू देखिए आप, और अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए ये कहानी सी की है, ये समझ आ रही है आपको? जो बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा है वो समझ पा रहे हैं? वो सी लैंग्वेज का डायग्राम है। क्लियर है ये डायग्राम? राइट? ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि सी लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं हाई डॉट सी। नोटिस कीजिए, हाई डॉट सी को कंपाइलर कंपाइल करता है और बन जाती है हाई डॉट ईएक्सी। बट ये हाई डॉट ईएक्सी क्या है? ये हाई डॉट ईएक्सी मशीन कोड है। मशीन कोड है तो ये किसके समझ में आएगा? आपके सीपीयू और ओएस के समझ में आएगा। राइट? लेकिन नुकसान क्या है? ये हाई डॉट ईएक्सी आप अगर दूसरे सीपीयू के पास ले जाएं या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले जाएं तो वो इस हाई डॉट ईएक्सी को रन करने से मना कर देगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अब आइए पाइथन का डायग्राम दिखाता हूं आपको, पाइथन कैसे काम करती है। ये देखिए, ये टर्बो कंपाइलर के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डायग्राम समझिए। प्रॉब्लम ये है, टर्बो कंपाइलर से आपने प्रोग्राम कंपाइल करा, टर्बो कंपाइलर ने मशीन कोड बनाया। ये मशीन कोड डॉस और विंडोज पे तो चल जाएगा, डॉस विंडोज का ही पार्ट होता है, तो ये मशीन कोड डॉस और विंडोज पे तो चल जाएगा, लेकिन ये मशीन कोड गौर करिए लिनक्स पे नहीं चलेगा। ये मशीन कोड गौर कीजिएगा मैक पे भी नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? जल्दी जल्दी बताइए, गिव मी अ यस और नो। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में सबको? अच्छे से आ रहा है? राइट। आप देखिए पाइथन ने इसमें क्या मैजिक करा है, पाइथन में इसमें क्या चेंजेस करें। ये रहा पाइथन का कंपाइलेशन का मॉडल। जब आप पाइथन में अपना प्रोग्राम बनाते हैं और आप पाइथन के कंपाइलर से इसको कंपाइल करवाते हैं तो पाइथन का कंपाइलर जनरेट करता है बाइट कोड फाइल। मैं आपको एक्सटेंशन भी बता दूं, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है?
पाइथन में सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। पाइथन में बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है pyc। बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है pyc। जिनको जावा आती हो आपको याद होगा, वहां एक्सटेंशन होता है .class। जिनको जावा आती हो आपने पढ़ा होगा, वहां एक्सटेंशन .class होता है। ठीक है, पाइथन में बाइट कोड का एक्सटेंशन .pyc होता है। pyc में c क्या बता रहा है? c बता रहा है कि ये कोड कंपाइलर ने जनरेट करा है। दैट इज वाई द वर्ड pyc। ये pyc फिर जाता है pvm के पास। इस pvm के अंदर जैसा मैंने कहा बैठा हुआ है एक इंटरप्रेटर, और ये इंटरप्रेटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है? जल्दी बताओ, ये इंटरप्रेटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है? वेरी गुड, ये इंटरप्रेटर समझता है विंडोज को। तो ये इस pyc को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू विंडोज। यही वाला pyc जब आप भेजेंगे लिनक्स पे, उबंटू पे, तो यहां भी पाइथन का बैठा होगा एक इंटरप्रेटर। वो इंटरप्रेटर उबंटू यानी लिनक्स को समझता है, तो वो इस pyc को लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। और ऐसे ही ये pyc अगर आप मैक पे भेजेंगे तो मैक पे भी एक इंटरप्रेटर होगा जो मैक के हिसाब से इसको कर देगा कन्वर्ट। तो आप बताइए, आपको प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा एज अ पाइथन डेवलपर? आपको प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा? सिर्फ एक बार, राइट? वो एक बार लिखा गया कोड आप कंपाइल करेंगे एक बार, और आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे रन कर लेंगे। इसलिए हम लोग मानते हैं पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या कल का लेक्चर याद कीजिए तो मैंने कहा था पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। कहा था मैंने कल आपसे, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म बिहेवियर। डेवलपर का काम पाइथन आसान कर देती है। तो आपने अगर पाइथन में कोई गेम बनाया है तो आप गेम की कितनी कॉपीज बनाएंगे? गेम की कितनी कॉपीज बनाएंगे? कितने सोर्स कोड बनाएंगे? एक। और अगर आपने वही गेम सी में बनाया तो कम से कम आप उस गेम को 3 बार लिखेंगे। एक बार विंडोज के लिए, एक बार लिनक्स के लिए, एक बार मैक के लिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, और मैं आपको इंटरनल डायग्राम एक दिखाता हूं, वो डायग्राम और पिक्चर क्लियर कर देगा। ये देखिए सी पाइथन का काम करने का तरीका है, नोटिस कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, जो आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज .py फाइल। .py फाइल को सी पाइथन कंपाइल कर देती है pyc में, विच इज कॉल्ड एज द बाइट कोड फाइल। और ये बाइट कोड फाइल फिर pvm का इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम से करवा देता है रन। बताइए, डायग्राम क्लियर हुआ सबको? अच्छे समझ में आया? अब मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, उम्मीद करता हूं आप कल का लेक्चर भूले नहीं होंगे। कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपसे यह भी कहा था ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये प्रोग्रामर से हिडन रहता है। कहा था मैंने आपसे, है ना? इसलिए आप देखते हैं लोग कई बार आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि पाइथन में कंपाइलर थोड़ी ना होता है, पाइथन में तो सीधे इंटरप्रेटर होता है। जबकि सच ये है, पाइथन में कंपाइलर भी है, पाइथन में इंटरप्रेटर भी है। और अब आपको समझ में आया पाइथन में 2 ट्रांसलेटर क्यों होते हैं? अब आपको समझ में आया 2 ट्रांसलेटर क्यों होते हैं? ताकि पाइथन का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके। पाइथन का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके। बिल्कुल देख सकते हैं बाइट कोड, और मैं आपको दिखाऊंगा ये बाइट कोड कैसे देखा जाता है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही तो आप इस कोर्स में एक्स्ट्रा सीखेंगे। बहुत कम जगहों पर यह बताया जाता है कि बाइट कोड पाइथन में कैसे देखा जा सकता है। आई विल टेल यू कि हम इस बाइट कोड को कैसे देख सकते हैं। आप बस पहले प्रोग्राम तक रुक जाइए, लेट मी एग्जीक्यूट द फर्स्ट प्रोग्राम, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बाइट कोड को देख सकते हैं। विशाल, पीवीएम्स आर अ पार्ट ऑफ पाइथन। आप जब पाइथन डाउनलोड करोगे तो उसमें पीवीएम आएगा। जब आप पाइथन का इंप्लीमेंटेशन डाउनलोड करोगे ना विशाल, तो पीवीएम मिलेगा आपको। गॉट इट? यस यस, वी कैन सी द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन। बताऊंगा मैं आपको, 2 दिन का पेशेंस रखिए, मैं जरूर बताऊंगा। क्लियर हुआ? आइडल बताऊंगा मैं, डाउनलोड जब करूंगा तो बताऊंगा आइडल का है। आइडल पीएसएफ की तरफ से दिया हुआ आईडी है, ये नहीं पीवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। रजत, पीवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। तो आप सोचो सी पाइथन के भी 3 वर्जन होंगे ना, सी पाइथन फॉर विंडोज, सी पाइथन फॉर लिनक्स, सी पाइथन फॉर मैक। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हर एक के अंदर एक एक इंटरप्रेटर है जो आपके बाइट कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करता है। क्लियर? एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर।
JITC के पास हैं 2 कंपाइलर और 1 इंटरप्रेटर, बाकी सबके पास 1 कंपाइलर और 1 इंटरप्रेटर है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ? ठीक, तो अब आप मुझे बताइए फाइनली पाइथन के इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के बेनिफिट क्या हैं और नुकसान क्या हैं, बताइए तो जरा। बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया, पाइथन के इस बिहेवियर का बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बेनिफिट है बताइए, क्या लिख दें? पाइथन के इस तरह से कंपाइल और रन होने का बेनिफिट क्या है? कोड बिकम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैन आई से दिस राइट? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, अ डेवलपर हैज टू राइट द प्रोग्राम ओनली वंस, अ डेवलपर हैज टू राइट द प्रोग्राम ओनली वंस। हमें प्रोग्राम सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा और बाकी ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम हर पीवीएम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा, राइट? अच्छा, ड्रॉबैक बताइए क्या है? 2 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक बताइए। पहला, आपका कोड तभी रन होगा, आपका कोड तभी रन होगा जब टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पीवीएम अवेलेबल हो। मानते हैं? When target OS has a PVM, एग्री करते हैं? अगर आपने पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपको आपके कस्टमर को यह बोलना पड़ेगा कि उसे भी अपने कंप्यूटर में पाइथन का इंप्लीमेंटेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आपका ये बाइट कोड वहां जाकर रन होगा, है ना? सेकंड ड्रॉबैक बताइए क्या है? आप मानते हैं स्पीड स्लो होगी, आप मानते हैं स्पीड स्लो होगी। क्यों स्लो होगी स्पीड? क्योंकि कोड 2 बार कन्वर्ट होगा, कोड 2 बार कन्वर्ट होगा। पहली बार कन्वर्ट होगा सोर्स कोड से बाइट कोड में, और दूसरी बार कन्वर्ट होगा बाइट कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। हुआ क्लियर? राइट? सो दिस इज बेनिफिट ऑफ बाइट कोड, राइट? एंड दीज आर ड्रॉबैक ऑफ बाइट कोड। लेकिन ये ड्रॉबैक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इस बात से साबित होता है कि दुनिया में जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस लॉन्च हो रही हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड्स, they don't have the concept of machine code. Is this point clear? हम बाइट कोड को रन करेंगे तो भी इंटरप्रेटर ही रन करेगा उसे, हम बाइट कोड को रन करेंगे ना तो भी इंटरप्रेटर ही उसको रन करेगा। यस, नेक्स्ट लेक्चर में आशीष यही सीखेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर आपका परसों है, परसों आइए, परसों मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाता हूं। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, मैं एक बार फिर ये कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा अगले लेक्चर में ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और उसके बाद डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम सैटरडे 6:30 आपको आना है सर। 6:25 बोल दीजिए। 6:45 नहीं, 6:25 बोल दीजिए, 5 मिनट पहले बोल दीजिए। ठीक है, 6:25 तक आप लोग लॉग इन कर जाइएगा। हाँ जी, ठीक है, 6:25 और 6:35 तक क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। क्लास आपकी सैटरडे परसों, ठीक है, 30th में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।